पीयूसी 8 वेक्टर के बारे में जिक्र करेंगे हम। ठीक है, पीयूसी 8 वेक्टर दैट स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, है ना, वहां पे इसकी निर्माण करी गई थी, बनाई गई थी। दैट इज प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। फाइन 8। सो ये भी एक्चुअली में डिराइव करा गया था पीवीआर 322 से, ठीक ना। दिस वेक्टर is derived from PBR 322, उसी से डिराइव करा गया था, इसको भी उसी को बेस लेके बनाया गया था। फाइन, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। पीयूसी 8 वेक्टर का डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखेंगे। फाइन, चलिए लेबलिंग कर दे रहे हैं कुछ। इस तरीके से पिछले बार की तरह भी ये हो जाएगा आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। फाइन, ये हो जाएगा आपका लेक-जेड जीन। लेक-जेड जीन इट गोना सिंथेसाइज एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलाक्टोसिडेज। लेक ऑपरॉन से रिलेट करेंगे इसको। ये हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फाइन, ओके, इसके अंदर भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने हैं, इसके अंदर भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने हैं, है ना। इसके अंदर ढेर सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे। फाइन, लेक-जे साइड में बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, जिसको हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। फाइन, it is number of has number of restriction endonuclease sites, बहुत सारे हैं। यदि मेंशन करना चाहेंगे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से कट सकता है EcoR1 से भी, SMA1 से भी कट सकता है, ये BAMH1 से भी कटने का जगह है, SAL1 से भी कटने का जगह है, यहाँ पे PST1 भी काम कर सकता है यहाँ पे, एंड HIND3 भी इंजाइम के लिए यहाँ पे जगह है, ठीक ना। इन सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन सीक्वेंस इस जेड लेक-जेड के पास है। फाइन, चलिए ये तो हो गया आपका पीयूसी पीयूसी 8 वेक्टर का डायग्राम। फाइन, इसका साइज कितना है 2.75 किलो बेस। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ एडवांटेज बता रहा हूँ।
लास्ट टाइम मैंने कहा था कि PBR 322 थोड़ा टीडियस है सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, है ना, इसलिए हमने दूसरा वेक्टर को खोजा, दैट इज PUC एड वेक्टर। इसका एडवांटेज हम देख लेते हैं, है ना। इट हैज हाई कॉपी नंबर पर सेल, कहने का मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा कॉपी बना सकता है। हाई कॉपी नंबर पर सेल ठीक है, लगभग 500 से 700 प्लाज्मिड बना सकता है एक सेल के अंदर, एक चीज। दूसरा चीज, है ना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इसका एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ recombinant transformed bacterium can be done in a single step। कैसे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो सकता है। हाउ, चलिए, है ना, कुछ बताता हूँ, यहाँ पे नोट करेंगे जरा। इसके पास एक जीन है, इट हैज अ जीन दैट इज लेक-Z। थोड़ा लेक ऑपरेंड को रिकॉल करेंगे और बताएंगे। लेक-Z वाला जीन इस चीज को कोड करता था, याद आ रहा है कुछ? Which codes for beta galactosidase gene, sorry, beta galactosidase enzyme, है ना। लेक-Z जीन प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डिग्रेड करेगा, मेटाबोलाइट करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबोलाइट्स द sugar and gives blue color colony। याद रखेंगे ये। क्या समझ में आया अभी तक कि PUC 8 वेक्टर के पास लेक-Z जीन है जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी है ना। यदि मल्टीपल क्लोनिंग साइट में कोई डिस्टरबेंस ना हो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्सप्रेस होगा, है ना, और लैक्टोज की डिग्रेडेशन होगी, और इस मेटाबॉलिज्म के दौरान ब्लू कलर कुछ प्रोड्यूस होगा, है ना, कुछ ब्लू कलर का सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे जिसके चलते कॉलोनी ब्लू कलर अपीयर होगा, है ना। यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज डिस्टर्ब हो जाए, ना बने, तो ब्लू कलर नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें नोट कर लेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल है ना, किस तरह का कॉलोनी देगा, ब्लू कलर कॉलोनी देगा। ठीक है, बीटा गैलेक्टो नॉन फंक्शनल है ना, तो यहाँ पे किस तरह का कॉलोनी आएगा, नो ब्लू कलर कॉलोनी, नॉर्मल कॉलोनी होगा। फाइन, इतना याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए, अब हम बता रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। Selection process of transformed recombinant
PUC 8 वेक्टर, है ना। चलिए हमने क्या करा, अपना पूरा रिसर्च परफॉर्म करा, है ना। इसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया रखा गया है ना। ओके, इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हम इनमें से इको आर इंजाइम डाल के डिग्रेडेशन करी है और हमने फॉरेन डीएनए भी डाला है, ठीक है। ये सब क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया प्लाज्मिड है इसमें, है ना, प्लाज्मिड है। ओके, फाइन, इस तरीके का प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है, PUC 8 प्लाज्मिड है। फाइन, इसके अंदर हमने क्या डाला, E को R1 डाला प्लस हमने डिजायर्ड डीएनए को भी डाला, डिजायर्ड डीएनए भी हमने डाला। फाइन, अब क्या हो गया, है ना। रिएक्शन के बाद after some time we assume that the plasmid might have accepted the foreign DNA, ठीक ना, फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल वेक्टर्स कैसे कैसे होंगे, है ना। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, फाइन, नॉर्मल वेक्टर होगा, ये होगा PUC 8 वेक्टर, नॉर्मल प्लाज्मिड, नॉर्मल प्लाज्मिड, ये हो जाएगा PUC 8 प्लाज्मिड, फाइन, अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक चांसेस ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो चांसेस है ना। ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट PUC 8 प्लाज्मिड। फाइन, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। रिकॉम्बिनेंट वाला में क्या हो रहा है, क्या क्या रिकॉम्बिनेंट वाले में क्या हो रहा है, तो दोनों का मिक्सचर है क्या। रिकॉम्बिनेंट वाला कहने का मतलब कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहने का मतलब कि नॉर्मल PUC 8 के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए आ रखा है, डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट हो गया है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब रिकम्बाइन होना, टूट के फिर से जुड़ जाना, है ना, और हमारा फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लेना, उसको रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, रिकम्बाइन हुआ है। फाइन, यस सर। ओके, ये कौन सा साइट था, लेक्जेड, ये कौन सा साइट था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला। फाइन, आगे बढ़े, यहाँ पे अभी भी एम्पिसिलिन वाला साइट बरकरार है, फाइन, अभी भी। नाउ अब क्या करेंगे, है ना, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज डन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अलाउिंग द बैक्टीरिया टू रिसीव प्लाज्मिड, है ना, ये हम कोशिश करेंगे। तो क्या करा हमने, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, है ना, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, अ पूल ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, है ना। और इसके अंदर हमने क्या पोर कर दिया, इसके अंदर हमने पोर कर दिया ये वाला टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब था ना, ये है ना, इसको हमने पोर कर दिया। फाइन, तो इसके अंदर था क्या, इसके अंदर प्लाज्मिड थे, वैरायटी ऑफ प्लाज्मिड था, डाइवर्सिटी ऑफ प्लाज्मिड था इसके पास। नाउ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम
टाइम, कुछ देर बाद, है ना, रिएक्शन होने देंगे। रिएक्शन होने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है ना। नाउ द एग्जामिनेशन इज डन to select the transformed recombinant बैक्टीरिया। अच्छा, एक चीज बताओगे, इसमें क्या क्या चांसेस बनेगा जी? है ना, यहाँ पे कितने वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आएंगे? कितने वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आएंगे, बता पाएगा कोई? कितने वैरायटी आएंगे? 3 टाइप। है ना, एक बैक्टीरिया ऐसा भी होगा, ये मेन जीनोम हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, है ना, मेन जीनोम हो गया। एक ऐसा बैक्टीरिया आएगा जिसके पास वाइल्ड प्लाज्मिड हो, वाइल्ड प्लाज्मिड इसके पास हो, ठीक है ना, इसके पास वाइल्ड प्लाज्मिड हो। वाइल्ड प्लाज्मिड मतलब नॉर्मल प्लाज्मिड, है ना। एक ऐसा बैक्टीरिया हो जिसके पास कोई प्लाज्मिड हो ही ना, है कि नहीं है ना। एक ऐसा बैक्टीरिया आ सकता है जिसके पास PUC8 प्लाज्मिड हो, है कि नहीं है, PUC8 प्लाज्मिड हो। एक ऐसा प्लाज्मिड हो सकता है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, है ना। सो वी आर इंटरेस्टेड इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया? हम कौन से बैक्टीरिया में इंटरेस्टेड है? आउट ऑफ दिस फोर, आउट ऑफ दिस फोर वी आर इंटरेस्टेड इन द बैक्टीरिया नंबर 4, है कि नहीं अंशु, चंदन? यस सर। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर का भी इस्तेमाल होना है यहाँ पे चंदन। तो हम कैसे इन चारों में से चौथे नंबर को निकाल लेंगे, है ना। ये हम देख नहीं सकते, ये हम अपने आंख से नहीं देख सकते। ये सारे के सारे चीज किसके अंदर प्रेजेंट है? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है। सब लोग एक साथ है, सब लोग चाइना का तरह है, एक दूसरे का तरह रिजेंबल करता है, ठीक ना, सबका चेहरा एकदम एक ही जैसा है ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डू, सिलेक्शन, blue white screening process is done, है ना। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा पेट्री प्लेट, है ना, पेट्री प्लेट्स हमने लिया। इस पेट्री प्लेट्स के ऊपर वी अलाउड द बैक्टीरियम टू ग्रो, है ना। इसमें क्या है? अगार मीडिया है, भोजन है, प्लस, है ना, अगार मीडिया है, लैक्टोज भी हमने डाल रखा है, प्लस इसमें हमने डाल रखा है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन डाल रखा है। तो एक चीज बताएंगे हमें, इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे? फाइन, यहाँ पे इस तरीके का बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, इस तरीके का कॉलोनी बनेगा, इस तरीके का कॉलोनी बना, फाइन।
ओके चलिए तो हमने इसमें एम्पिसिलिन भी डाल रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे जिसके पास बैक्टीरिया हैविंग PuC8 प्लाज्मिड विल ग्रो, है ना। बाकी लोग तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने एम्पिसिलिन डाल रखा है ना। तो इन चारों में से बताएंगे कौन से बैक्टीरिया उस पेट्री प्लेट पे सरवाइव कर पाएंगे। 2 को छोड़ के सब करेगा। कौन सा? 2 को छोड़ के सब करेगा। 1 और 2 को छोड़ के सब करेंगे। नहीं सर, वो 2 हाँ को छोड़ के 1, 3 और 4 नहीं करेगा। नहीं, ये वाइल्ड प्लाज्मिड है ना। वाइल्ड प्लाज्मिड कहने का मतलब नॉर्मल प्लाज्मिड, Yes, sir. PuC8 नहीं है। दिस इज नॉट PuC8, ये हाँ, PuC8 नहीं है, नॉर्मल प्लाज्मिड है। PuC8 तो बनाया गया है ना आर्टिफिशियली, yes, sir. है ना। तो फर्स्ट बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करेगा, दूसरा बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करेगा। फाइन, कौन कौन ग्रो करेंगे? PuC8 वो बैक्टीरिया जिसके पास नॉर्मल PuC8 हो और जिसके पास रिकॉम्बिनेंट PuC8। नाउ अब कंट्रोवर्सी है कि इन दोनों में हम कैसे सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करें, है ना। तो हम जानते हैं, वी नो दैट जिसके पास गैल जीन रहता है, जिसके पास गैल जेड रहता है, मतलब लेक जेड जिसके पास है, वो गैलेक्टोज एंजाइम बनाएगा और गैलेक्टोज लैक्टोज के ऊपर काम करेगा, ठीक ना। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज के ऊपर काम करेगा, तोड़ेगा, एंड इट विल गिव ब्लू कलर कॉलोनी, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रोडक्शन करेगा। और ये जिसके पास लेक जेड डिस्टर्ब हो गया है, सो इसके पास कोई बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं है ना। तो इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और यहाँ पे कोई व्हाइट कलर का कॉलोनी, सॉरी ब्लू कलर का कॉलोनी नहीं आएगा। यहाँ पे व्हाइट कलर ही रह जाएगा, एज यूजुअल रह जाएगा, और यहाँ पे आना है ब्लू कलर कॉलोनी। ये समझ में आया? ये व्हाइट कलर ब्लू कलर समझ में आया, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो जितने ब्लू कलर है वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं है, दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या हो जाएंगे? ये सब नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे, ठीक ना। ये सब नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। फाइन, तो रिकॉम्बिनेंट होगा कौन? तो रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे हमारे ये सब, ठीक ना। ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे क्योंकि ये व्हाइट कलर कॉलोनी बना रहे हैं, या फिर बोलेंगे ये ब्लू कलर नहीं बना रहे। सो दे आर recombinant and transformed colony। फाइन, तो ये फायदा होता है इसके अंदर PuC8 वेक्टर के अंदर। ठीक है, कोई डाउट? सर ये एक स्टेप में जो बोले वो कैसे हुआ? एक स्टेप में देखो, ठीक है। एक स्टेप कहने का मतलब ये है पूल ऑफ बैक्टीरिया, है ना, पूल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, इसी बैक्टीरिया में से हमें सेलेक्ट करना था, है ना। इसी बैक्टीरिया में से हमें सेलेक्ट करना था कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है ना। इसी में से हमें सेलेक्ट करना था।
फाइन। तो हमने क्या किया, इसको एक प्लेट पर डाल दिया जिसपे हमने मीडिया डाला है प्लस अगार डाला है। फाइन, तो एक ही स्टेप में तो सेलेक्ट हो गया ना। आप ये मत देखिए, ये सब मत देखिए। फाइन, ये सब सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप है ना। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप है। सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ आ रहा है, यू हैव अ पूल ऑफ बैक्टीरिया यहाँ, है ना। फ्रॉम दिस पूल ऑफ बैक्टीरिया यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट ओनली दिस। तो इसको करने के लिए क्या किया हमने, इस पूल ऑफ बैक्टीरिया का इनोकुलेशन करा गया प्लेट के ऊपर, और वहीं से हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यदि कोई डाउट नहीं है तो बोलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसको हम लोग कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। फाइन, चलिए यहाँ पे प्लाज्मिड एज वेक्टर खत्म होता है। नाउ आई एम मूविंग अनदर टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, बैक्टीरियोफाज एज वेक्टर। ठीक है, बैक्टीरियोफाज एज वेक्टर कहने का मतलब वायरस एक्टिंग एज वेक्टर। ठीक है, वायरस eating up the bacterium and that virus acting as vector। ये समझने के लिए हम लिख रखे हैं, ठीक ना। चलिए कुछ कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। सी ओके, एक चीज बताएंगे, ये रहा बैक्टीरिया, इसका लाइफ स्पैन या फिर इसका रेप्लिकेशन फॉर एग्जांपल 20 मिनट में हो रहा है ना। और ये रहा बैक्टीरियोफाज, है ना, बैक्टीरियोफाज ये ओके। ये क्या करेगा, इसके अंदर घुसेगा, है ना, इसके अंदर एंटर करेगा। फाइन, इसके मेन जीनोम में जाएगा, रेप्लिकेशन करेगा और बाहर निकल आएगा। और ये सब करना होगा इसको 20 मिनट के अंदर। सो कहने का मतलब वायरस का रेप्लिकेशन रेट, है ना, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज है। बैक्टीरिया का डिवीजन होने से पहले, बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होने से पहले इसको सेल डिवाइड करके, इसको डिवीजन करके बाहर निकल जाना होता है। फाइन, ये खासियत है, इसलिए हम लोग फाज को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, लैम्डा फाज, है ना, lambda faj is a vector, fine. खासियत क्या है? It can have the foreign DNA insert up to 23 किलो बेस, है ना, 23 किलो बेस पेयर तक फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकता है और मूव कर सकता है। ये खासियत है इसकी। फाइन, दूसरा देखते हैं, M13 फाज। M13 फाज वेक्टर, है ना, इट्स अ डीएनए वेक्टर। फाइन, it has single stranded DNA as genome, ये खासियत है। बट व्हेन, जब ये होस्ट के अंदर जाता है, when it enters the host, its ssDNA changes to dsDNA। ये खासियत है M13 फाज का। फाइन, सर ये जेनेटिक मटेरियल कैसे चेंज हो जाता है? क्या जेनेटिक मटेरियल? कैसे चेंज हो जाता है? जेनेटिक मटेरियल कहाँ चेंज हुआ? जेनेटिक मटेरियल चेंज कहाँ हो रहा है? दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ना, है ना। हाँ सर, तो ये डबल जैसे ही स्टैंडर्ड कैसे किसी, हो गया? तो डबल स्टैंडर्ड ना हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ना बन रहा है, चेंज थोड़ी हुआ, म्यूटेशन थोड़ी हुआ है, इसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जा रहा है, चेंज थोड़ी हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है ना, लेकिन चेंज थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। डबल स्टैंडर्ड इसलिए हो पाता है ताकि होस्ट के अंदर चला जाए, है ना, और वायरस को पता रहता है कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रैंड कौन सा है। चेंज नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है और उसको पता रहता है वायरस को कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रैंड कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोजमीड। ठीक है, कोजमीड कहने का मतलब होता है इट्स ए हाइब्रिड, ठीक ना, एक प्रकार का हाइब्रिड वेक्टर, ये वायरस और प्लाज्मिड के बीच का, है ना। वायरस का हम वो सीक्वेंस ले रखे हैं जो कि रेप्लिकेशन, फास्ट रेप्लिकेशन में काम आता है, और हाँ फास्ट रेप्लिकेशन में काम आता है बस। इट इज combination of कोसाइट lambda phage and plasmid DNA।
है ना। कोसाइट यहाँ पे का कोसाइट कहने का मतलब होता है कोहेसिव साइट। है ना। सी एक्चुअली में M13 फास्ट जो होता है ना, सॉरी, ये जो फाज है लैम्डा फाज होगा, है ना, उसके पास कुछ एंड्स होंगे यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग कहते हैं कोस साइट, कोहेसिव साइट। फाइन। ये क्या कर सकता है, ये किसी होस्ट डीएनए के साथ अच्छे से बाइंडिंग करवा सकता है ना। होस्ट डीएनए के साथ आसानी से बाइंड हो सकता है। फाइन। तो क्या करते हैं, एक कोस साइट इधर रहेगा, एक कोस साइट इधर भी रहेगा, और बीच में हम अपना फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, है ना। तो क्या होगा, जब इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो ये रहा हमारा होस्ट का मेन जीनोम, है ना। इसके अंदर जाके ये बैठ जाता है आसानी से। खैर हटाइए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग का लेवल का, बस इतना ही जानेंगे। कोस्मीड इज अ टाइप ऑफ वेक्टर जिसमें बैक्टीरिया और वायरस का सीक्वेंस लेकर बनाया गया। नेक्स्ट इज याक, ये इम्पोर्टेंट है। याक वेक्टर, याक स्टैंड्स फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फाइन, दिस इज याक, है ना। याक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसके पास बड़े बड़े डीएनए, बड़े बड़े लेंथ वाले डीएनए इंसर्ट किए जा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, मतलब ईस्ट का ही क्रोमोसोम को लेके बनाया गया है एक, और उस क्रोमोसोम का कौन सा सीक्वेंस पार्टिसिपेट किया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। इट कंटेन्स telomeric region, centromere, और replicating sequences है इसके पास, एंड replicating sequence, है ना। ये सब चीजें प्रेजेंट है इस याक के अंदर। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ बैक वेक्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।
ओके, सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के पास कुछ जीन रहेंगे, है ना, जो कि एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर को मेंटेन रखने का काम करेगा सेल के अंदर। सेलेक्टेबल मार्कर भी होगा और क्लोनिंग साइट्स भी होंगे। फाइन, यहाँ पे नोट कर लेंगे, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बैक एंड याक वेक्टर्स आर यूज्ड। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन HGP, ठीक ना, बैक एंड याक are widely used. Due to its capacity to accept large size of DNA. Fine. ये important है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सर मैं इसमें कर क्या रहा ये हूँ। स्टोर करके रखता है? हाँ हाँ, क्या बोल रहा हूँ? सर इसमें क्या जो बैक और याक है इसमें स्टोर करके रखता है? नहीं, स्टोर करके नहीं रखते हैं, इसमें हम लोग रेप्लिकेशन करवाते हैं, कॉपी नंबर बढ़वाते हैं। फाइन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान हम जीन लेते हैं ह्यूमन का, है ना, तो उस जीन का कॉपी नंबर बढ़ाना होता है, मिलियंस ट्रिलियंस में चाहिए होता है, ताकि हम सीक्वेंसिंग आसानी से कर सकें, है ना। तो जीन सीक्वेंस, चूंकि हमारा जीन का साइज बहुत बड़ा है, हमारा क्रोमोसोम का साइज बड़ा है ना, तो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स का रेप्लिकेशन लेना होता है, हमें कॉपी नंबर बढ़ाना होता है। तो कॉपी करवाने के लिए हम लोग ऐसे फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए का लेंथ बड़ा से भी बड़ा हो, तो रेप्लिकेशन हो सके आसानी से, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं फैजमिड। ट्रांसपोसोम्स हटाइए, कुछ खास नहीं है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स, इसके बारे में बताएंगे। फैगमिड लिखा हुआ है, फैगमिड। हाँ, PHAGEMID,
PHAGEMID, फाजमीड। बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड का एक तरीके से जोड़ के बनाया गया है। हाँ, क्या बोल रहे चंद? कुछ नहीं सर, हो गया, वही वाला पूछ रहे थे। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वो वेक्टर जो प्लांट के अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए काम किया जाता है, काम आता है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग और ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट। फाइन। तो इसके लिए एक स्पेशल वेक्टर है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन बेस्ड वेक्टर, दैट इज TI प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक ना, TI प्लाज्मिड of agrobacterium tumefaciens। है ना, यहाँ पे TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, है ना। TI स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। चलिए कहानी सुनेंगे। एक पौधा है ना, उसके अंदर एक प्रकार का ट्यूमर हुआ है, बीमारी हुआ है। फाइन। उस बीमारी को कहा जा रहा था क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज कहा जा रहा था, है ना। तो पौधे के अंदर जो बीमारी हो रखा है क्राउन गॉल डिजीज, वो नेचुरली नहीं था, ये इन्फेक्शियस डिजीज था, है ना। कहने का मतलब कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधे के अंदर आया और ये बीमारी फैलाने लगा। फाइन। ट्यूमर का तरह हो जाता था, वो पार्टिकुलर एरिया पौधे का बल्क आउट हो जाता था, ठीक है ना। तो स्टडी के दौरान पाया गया कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन बैक्टीरिया है ना। ये क्या करता है, पौधे के अंदर इंटर करता है, पौधे के सेल के अंदर अपना डीएनए डाल देता है, जिसके चलते पौधा उस पार्टिकुलर एरिया में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसके चलते वो पार्टिकुलर एरिया एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगता है, जिसके चलते वहां पे ट्यूमर का शेप दिखने लगता है। समझ में आया ये कहानी? कहानी समझ में आया? सर हार्मोन कौन कौन सा ज्यादा हो जाता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। यस सर। कहानी समझ में आया ना, हाँ। कि पौधे के ऊपर ट्यूमर होने लगा, रिसर्च के बाद पता चला गया कि भैया एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जो ग्राम नेगेटिव है, सॉइल में रहता है ना। ये अपना डीएनए होस्ट के डीएनए मतलब पौधे के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया है, जिसके चलते पौधा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। फिर से समझेंगे, बैक्टीरिया क्या किया, ये अपना डीएनए, है ना, अपना डीएनए सेगमेंट पौधे का डीएनए के अंदर इंसर्ट करवा दिया है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ चलिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करा और पाया गया ना कि ये एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेशियन, है ना, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेशियन, ये इसका रहा प्लाज्मिड, है ना, ये प्लाज्मिड है। फाइन। ये एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेशियन पूरा का पूरा एंटर नहीं कर रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। फाइन। तो क्या एंटर कर रहा है जी? इसके अंदर इंटर कर पा रहा है सिर्फ इसके प्लाज्मिड का एक छोटा सा सेक्शन, है ना। सिर्फ यही चीज इस पौधे का प्लांट के अंदर और प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर जाके इंसर्ट हो जा रहा है, सिर्फ ये पोर्शन, है ना। तो आगे चल के इस पोर्शन को नाम दे दिया गया,
ठीक ना, डीएम टीआई ओरिजिन, और इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया टीआई प्लाज्मिड, है ना। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार ये पूरा एंटायर प्लाज्मिड इसके अंदर इंटर नहीं कर रहा है, ना तो पूरा सेल इंटर कर पा रहा है, ना ही पूरा प्लाज्मिड इसके अंदर इंटर कर रहा है। तो सही में इंटर कर क्या रहा है? तो सही मायने में इसके अंदर एंटर कर पा रहा है छोटा सा सीक्वेंस, है ना, छोटा सा सीक्वेंस, जिसको हम लोग कह रहे हैं टीआई रीजन। यही सीक्वेंस पौधे के जीनोम में चला जा रहा है और पौधे को कह रहा है कि भैया आप ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, है ना, ज्यादा बढ़ाओ, जिसके चलते मेरे लिए रहने का जगह बनेगा, मैं अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस जो ब्लू वाला रीजन दिख रहा है ना, ये क्यों ना हम इस दो ब्लू रीजन के बीच में अपना अपना फॉरेन डीएनए डाल दे, अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दे, अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दे, क्यों ना हम ऐसा कर दे। और बाकी का काम कौन कर देगा? ये बैक्टीरिया तो कर देगा, है ना। तो इसीलिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम को नेचर्स का सबसे स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन is the nature's smallest genetic engineer। ठीक है, एक हम वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे जरा। ये क्या हो रहा है? पासवर्ड मांग रहा है। ओके, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ दूसरे फोन से। If plants, DNA trends communicate with plant cells at a wound on the plant body. The wounded ओके, देखेंगे जरा, मैंने लिंक भेजा है। देखें,
देख लोगे तो बताओगे। यस सर, देख लिया। फाइन, कुछ समझ में आया? सर इसमें वीर जीन किसको बोल, क्या बोल रहे हो? वीर जीन्स किसको बोल रहा था? वायलेंट जीन को कहते हैं वीर जीन, ठीक ना। वीर जीन वो जीन है जो कि उस सेगमेंट को पहुंचाने में मदद करता है। ये आप जानोगे ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, ठीक ना। वायलेंट जीन कहते हैं वीर जीन को। कहाँ गया? यहाँ है ना, यहाँ पे रहता है वीर जीन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रहा वो जीन ट्यूमर इंड्यूसिंग पोर्शन है, ठीक ना। तो वीर जीन रिसाइड करते हैं समवेयर हियर, यहाँ पे रहते हैं, है ना। वीर ए बी सी डी ई जी इस तरीके से रहते हैं, जिनका काम होता है कि इस सेगमेंट को कट करके, है ना, फोर एंड ए इसके अंदर पहुंचा दे। आगे बढ़े। यस सर। चलिए ये तो हुई गया। हाँ 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 हाँ, ये तो कहानी बता रहे थे ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन। हाँ जी, लिख दे रहा हूँ मैं। TI plasmid is used to create genetically modified plants, है ना, या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट। है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाने के लिए TI प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओके, क्या करते हैं हम लोग? वी क्रिएट
रिकॉम्बिनेंट एगोरोबैक्टीरियम, है ना, और एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्ट करवा देंगे कैलस को ना। रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens is created and callus of a plant is infected, है ना। कैलस में हम जाके डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं। एक मैच्योर प्लांट के अंदर हम ये प्रोसेस फॉलो करके ट्रांसजेनिक पौधा नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। तो क्या करना पड़ता है, कैलस को इन्फेक्ट करना पड़ता है ना, और वही कैलस अल्टीमेटली राइज हो जाता है एक नए पौधे में, ट्रांसजेनिक पौधे में। फाइन, ये खत्म हो गया, एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एच, वायरस यूज फॉर इंसर्टिंग जीन इन एनिमल्स, ठीक है, वेक्टर फॉर इंसर्शन ऑफ जीन इन एनिमल्स, है ना। तो ये भी हम नेचर से ही लेते हैं। नेचर में हमने देखा है कि जो रेट्रोवायरसेस है, ठीक है, रेट्रोवायरस एचआईवी के केस में याद करेंगे, ये होस्ट के अंदर चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है और खुद को होस्ट के मेन जीनोम में इंसर्ट करवा ले रहा था, याद आया। रेट्रोवायरस यूज फॉर दिस पर्पस, है ना। एनिमल्स के अंदर यदि जीन का इंसर्शन करवाना है तो हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। रेट्रोवायरस के बीच में अपना जीन इंसर्ट करवा देंगे और अलाउ कर देंगे कि भैया आप इन्फेक्शन कोज करो। नेक्स्ट इज शटल वेक्टर, शटल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर एज वेल एज यूकैरियोट्स के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। इट इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर which can replicate in both prokaryote and in eukaryote, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से दोनों में रेप्लिकेट हो जाएगा, नहीं। ऐसे वेक्टर्स के पास दो दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखते हैं हम लोग, है ना। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर काम करेगा और दूसरा यूकैरियोट्स के अंदर काम करेगा। Also has selectable marker, फाइन, सेलेक्टेबल मार्कर भी होता है। For selection in prokaryote host and in eukaryotic host as well, फाइन। इस तरीके का एग्जांपल दे रहा हूं जो शटल वेक्टर से, YEP, फाइन, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड कहेंगे इसको, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड एग्जांपल है। मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड, है ना। ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके शटल वेक्टर्स के। तो शटल वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जो दो होस्ट के अंदर सरवाइव कर पाएंगे, दो होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन कर पाएंगे। इसका डेफिनेशन इतना काफी है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट होस्ट, है ना। होस्ट बोल रहा हूँ, वेक्टर्स।
अब अगले स्टेप में देखेंगे किस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को अचीव करते हैं। फाइन, किस तरीके से एक फॉरेन डीएनए को, एक पार्टिकुलर डीएनए को, एक डिजायर्ड डीएनए को किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, है ना। तो ये सब प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में अंडर द हेडिंग स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फाइन, आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। देखो आया कि नहीं आया वो तो बोलेंगे। सर अभी जितने वेक्टर्स पढ़े वो सब सारा प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। ना सारा प्लांट के लिए क्या, सिर्फ जो टीआई प्लाज्मिन हम लोग करे हैं ना वो सिर्फ प्लांट के हाँ। लिए। और बाकी इतना लेमडा था, M13 था, वो बाकी सब बैक्टीरिया के अंदर के लिए। तो सर इसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है कि ये सब उसका हार्म कर रहा है, फिर इससे कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है? हार्म तो कर रहा था लेकिन हम हार्मफुल वाला कैरेक्टर को माइनस कर दिया, हटा दिया, है ना। उसको हमने ट्रंकेट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। फाइन, हार्मफुल से नॉन हार्म कर दिया हमने। तब वहां पर जो और साथ साथ में अपना फॉरेन अपना डिजायर डीएनए भी इसमें हाँ इंसर्ट कर। स्पेसिफिक क्या बोल रहे हो सर वो तो स्पेसिफिक हाँ, जो इसमें जो हार्मफुल वाला रीजन था ना उसको काट दिए हमने। ताकि उसको हार्म ना कर सके। और हाँ ठीक है। और कुछ देखो जरा। हो गया सर, और नहीं। ठीक है, बाकी लोग का भी देख लेते हैं। चलिए तब साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। फाइन।